बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ रिजवान गनी। आज हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट आर्टिकल के साथ जिसका नाम है एसी थ्रू इंडक्टर। स्टूडेंट्स, ये जो लफ्ज़ इंडक्टर है ये एक बेसिकली कंपोनेंट ऑफ द सर्किट है और इसे हम बेसिकली ये एक सोलिनॉइड है जिसको हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि इट इज़ अ सिलेंड्रिकल कॉइल ऑफ वायर। चूँकि ये सेल्फ इंडक्शन प्रोसेस की वजह से इसको हमने नाम इंडक्टर दिया है, तो इसी नाम के साथ अब इसको हम डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडक्टिव सर्किट। ऐसा सर्किट जिसमें जस्ट एक ही इंडक्टर लगा हुआ हो तो उस सर्किट को हम बोलते हैं इंडक्टिव सर्किट। तो अब चूँकि हम बात कर रहे हैं कि एसी थ्रू इंडक्टर के अंदर करंट और वोल्टेज का आपस में क्या रिलेशनशिप बनता है और उनके फेज़र रिलेशनशिप को हम आप एंड पे कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। सो इसके लिए हम देखते ये हैं कि लेट अस सपोज कि हमारे पास एक एसी सोर्स है जो कनेक्टेड है एक इंडक्टर के साथ। अब चूंकि हम जानते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट एक चेंजिंग करंट है जिसकी वजह से इंडक्टर में से गुजरने वाला करंट जो है वो चेंज होगा। चूँकि हम जानते हैं कि इंडक्टर जो करंट कैरिंग इंडक्टर होगा वो बेसिकली एक करंट कैरिंग सोलिनॉइड है दैट बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट। तो जब उसमें से करंट गुजरेगा तो उसका अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और उसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी उसमें से जब होके गुजरेंगी तो वो उसका फ्लक्स कहलाए। चूँकि ये अल्टरनेटिंग करंट है, चेंजिंग करंट है, तो इसकी वजह से उसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद चेंज होगी जिससे उसी कॉइल में से गुजरने वाला फ्लक्स चेंज होगा और उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी। और हम जानते हैं कि उस ईएमएफ को हम कहते हैं बैक ईएमएफ। अब इस बैक ईएमएफ की वजह से हमारा जो अप्लाइड वोल्टेज है वो डेफिनेटली उसको अपोज करेगा। तो इसलिए यहाँ पर हम कहेंगे कि हमारे पास जो एसी सोर्स है उसका जो करंट है वो साइन फंक्शन के तहत अपनी वैल्यू को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेगा और फिर हमें ये देखना है कि करंट के लिहाज से वोल्टेज की जो वेरिएशन है वो कैसे होगी। I इज़ इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। हम जानते हैं कि इस इक्वेशन के मुताबिक जो करंट है वो इंक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ होगा और अपनी डायरेक्शन रिवर्स करेगा साइन फंक्शन के मुताबिक। अब हम देखते हैं कि वोल्टेज का क्या रिलेशनशिप हमारे पास आता है या किस फंक्शन के तहत वोल्टेज जो है वो इंक्रीज़ डिक्रीज़ होगा या चेंज होगा। चूँकि हमने कहा कि इसमें बैक ईएमएफ पैदा होगी और सेल्फ इंडक्शन के आर्टिकल में हम ये बात कर चुके हैं कि ये जो बैक ईएमएफ होती है जिसे हमने एप्सिलॉन कहा, ये बराबर होती है एल डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी के। यानी जो बैक ईएमएफ है इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट एंड एल इज़ द सेल्फ इंडक्टेंस। अगर हम ये अज्यूम कर लें कि देयर इज़ नो रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल तो जितनी बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होगी दैट इज़ इक्वल टू द अप्लाइड वोल्टेज। तो हम इसको V से डिनोट कर सकते हैं। सो आवर अप्लाइड वोल्टेज V इज़ इक्वल टू एल डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। यहाँ पर ये जो डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर हम I का ग्राफ बनाएं, करंट का ग्राफ बनाएं टाइम एक्सिस के लिहाज से, तो डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी उस ग्राफ के स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हम ग्राफ देखते हैं। चलें आप डायग्राम देखिए, आपको यहाँ पर एक ग्राफ नज़र आ रहा है जो कि बेसिकली करंट की वेव फॉर्म है और इस करंट की वेव फॉर्म को अगर आप गौर से देखें तो ये साइनोसाइडल फंक्शन के तहत ये वेव फॉर्म बनी है। तो इसके अगर डिफरेंट पॉइंट्स हम मॉनिटर कर लें, जैसे आपके पास जो पहला पॉइंट है जिसको हमने P कह लें, Q कह लें, R कह लें, S कह लें, T कह लें, तो इसी तरह अगर हम तरतीब के साथ तमाम पॉइंट्स को ये नाम दे दें तो हर पॉइंट के ऊपर आप इस I T ग्राफ की स्लोप चेक कर लें, उस स्लोप से हम इसके वोल्टेज को मॉनिटर कर सकते हैं। चूँकि हमने कहा कि V बराबर है एल डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी, तो सबसे पहले पॉइंट P पे देखें जहाँ पे करंट की वैल्यू 0 है। तो यहाँ पर चूँकि ग्राफ अपवर्ड जा रहा है जिसका मतलब है कि यहाँ स्लोप पॉजिटिव है और मैक्सिमम है। तो इसका मतलब कि इसी पॉइंट P के ऊपर वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम होगी। आगे हम पॉइंट Q की बात करें तो Q पॉइंट के ऊपर चूँकि ग्राफ हमें बिल्कुल हॉरिजॉन्टल नज़र आ रहा है जिसका मतलब कि उस पॉइंट पे स्लोप जो है वो 0 होगी, जिसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी की वैल्यू 0 होगी, यानी वोल्टेज जो है वो 0 हो जाएगा। इसके बाद अगर हम पॉइंट R पे देखें, PQ के बाद पॉइंट R पे देखें तो R पॉइंट पे जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ आ रहा है, जिसका मतलब ये हुआ कि R पॉइंट के ऊपर जो स्लोप है वो नेगेटिव है
और इसका मतलब ये होगा कि हमारा जो वोल्टेज होगा वो अपोजिट एक्सिस के ऊपर, नेगेटिव एक्सिस के ऊपर हमें नज़र आएगा। सो इसी तरह हर पॉइंट के ऊपर अगर हम IT ग्राफ की स्लोप बनाएंगे तो हमारे पास वोल्टेज की वेवफॉर्म आ जाएगी, और इस दोनों वेवफॉर्म को अगर हम कंपेयर करके देखें तो हमें ये वाज़े नज़र आ रहा है कि जो वोल्टेज है वो लीड कर रहा है और करंट जो है वो लैग बिहाइंड है। सो अवर रिजल्ट इज दैट कि एक AC थ्रू इंडक्टर के सर्किट के अंदर, एक इंडक्टिव सर्किट में जो वोल्टेज है वो लीड करता है और जो करंट है ये हमेशा लैग बिहाइंड होता है। इसी बात का दूसरा सिनेरियो भी है और वो है डेरिवेटिव। देखिए, डेरिवेटिव एक टेक्निक है, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, जैसे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है। इसी तरह डेरिवेटिव भी एक मैथमेटिकल टूल होता है मुख्तलिफ तरह की कैलकुलेशंस के लिए, जिसका बेसिक मकसद ये होता है कि अगर हम किसी भी एक वेरिएबल में चेंज फाइंड करना चाहते हैं किसी दूसरे वेरिएबल के लिहाज से, तो हम उसका डेरिवेटिव टेक करते हैं। यहाँ पर जो डेल्टा I ओवर डेल्टा T है ये भी डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो डेल्टा ओवर डेल्टा T है ये रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम डेरिवेटिव ऑफ द करंट I। तो अगर हम डेरिवेटिव के असूल पे चलें तो इस तरीके से भी हम इस प्रॉब्लम को डील कर सकते हैं। इसके लिए आपको डेरिवेटिव के कुछ रिजल्ट्स मालूम होना ज़रूरी हैं। यहाँ जस्ट मैं एक रिज़ल्ट आपके सामने रखता हूँ और वो ये है कि हमारे पास अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो और उसका हम डेरिवेटिव टेक करने जा रहे हो तो उसके लिए कुछ खास कायदा कानून है जो हम एक प्रिंसिपल के साथ जो है वो ड्राइव करते हैं, लेकिन हमें जस्ट यहाँ पे उसका रूल जो है वो याद रखना है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास साइन ओमेगा टी एक फंक्शन है और ये फंक्शन है टाइम का और ओमेगा यहाँ पर एज ए कांस्टेंट है और हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डेल्टा ओवर डेल्टा टी इंटू साइन ओमेगा टी अगर ये हमारे पास फंक्शन हो तो इसका तरीका क्या होता है। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि इस साइन फंक्शन के एंगल में मौजूद जो कांस्टेंट है आपने सबसे पहले वो कांस्टेंट बाहर निकाल लेना, उस कांस्टेंट को लिखना है और जो साइन फंक्शन है इसका डेरिवेटिव जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉस फंक्शन के अंदर, यानी ये बनेगा ओमेगा कॉस ओमेगा टी। इन शॉर्ट आप इस बात को यूं याद रखिएगा कि डेल्टा ओवर डेल्टा टी इंटू साइन ओमेगा टी बराबर होता है ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अगर इस बात के सामने रखते हुए हम वापस इक्वेशन पाएँ वोल्टेज की, तो वोल्टेज की हमने इक्वेशन देखी V इज इक्वल टू L डेल्टा I ओवर डेल्टा T। इसके अंदर अगर हम इसी फंक्शन को यूज़ करें तो इसको लिखा जाएगा V इज इक्वल टू L डेल्टा ओवर डेल्टा T। I की वैल्यू पुट करें, दैट इज़ I नॉट साइन ओमेगा T। तो साइन चूँकि कॉस में कन्वर्ट होगा और आई चूँकि कांस्टेंट ऐसे एज ए बाहर ले लें इसको, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी V इज इक्वल टू L I नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। यहाँ पर जो है हमारे पास वोल्टेज जो है वो कन्वर्ट हो रहा है कॉस फंक्शन के अंदर और जो बाकी वैल्यूज या टर्म्स हमारे पास बन रही हैं वो हैं L ओमेगा I नॉट। अगर हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू को देखें तो कॉस की वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है, तो अगर हम मैक्सिमम वैल्यू देखें तो हमारे पास वो V नॉट आएगी और V नॉट बराबर आ जाएगी L I नॉट इंटू ओमेगा। अगर इसको सब्सटीट्यूट करें प्रीवियस इक्वेशन के अंदर तो प्रीवियस इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी V इज इक्वल टू V नॉट कॉस ओमेगा टी। आप इस इक्वेशन को गौर से देखें तो करंट जो है वो फंक्शन ऑफ साइन थीटा है, जबकि यहाँ वोल्टेज जो है वो फंक्शन ऑफ कॉस थीटा है। यहाँ से भी ये बात क्लियर नज़र आ रही है कि जो वोल्टेज है वो लीड करेगा और जो करंट है वो लैग करेगा। अगर हम इन दोनों की वेव फॉर्म्स को ड्रा करें तो हमें ये पिक्टोरियली भी नज़र आ सकता है। अगर आप फेज़र देखें तो फेज़र में हम जानते हैं कि इनकी रिप्रेजेंटेटिव लाइंस जो हमारे पास आएंगी, वोल्टेज अगर लीड कर रहा है और करंट लैग बिहाइंड है तो आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर करंट का फेज़र बनाएं और वर्टिकल एक्सिस के ऊपर वोल्टेज का फेज़र बनाएं, जिससे हमें क्लियर नज़र आएगा कि वोल्टेज इज़ लीडिंग एंड करंट इज़ लैगिंग बिहाइंड और इनका जो फेज़ डिफरेंस होगा दैट इज़ 90 डिग्री। यही 90 डिग्री जो है वोल्टेज के लिए फेज़ लीड कहलाएगा और करंट के लिए फेज़ लैग कहलाएगा। अभी हम लास्ट पे बात करते हैं जिस तरह से रेजिस्टर जो है वो रेजिस्ट करता है करंट को, इसी तरह से इंडक्टर जो है वो भी रेजिस्ट करता है करंट को, लेकिन उसे हम रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर बोलते हैं और इसे हम डिनोट करते हैं XL के साथ।
इसको कैलकुलेट करने का कायदा कानून वही है जो रजिस्टर के लिए यूज करते हैं, XL इज इक्वल टू VRMS डिवाइडेड बाय IRMS, जो कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि ये VRMS बराबर होता है V0 ओवर √2 और IRMS बराबर होता है I0 ओवर √2 और √2 कैंसिल होगा, तो इसी VRMS ओवर IRMS को हम लिख सकते हैं V0 ओवर I0। चूंकि प्रीवियस इक्वेशन में हम देख चुके हैं कि जो V0 है ये बराबर है हमारे पास L I0 ओमेगा, इसी को अगर हम इसी वैल्यू में सब्सटीट्यूट करें तो हमारे पास जो XL है ये बराबर आ जाएगा ओमेगा L के बराबर। और अगर ओमेगा की वैल्यू देखें तो ओमेगा हम जानते हैं कि 2 पाई f के बराबर है, तो इसको रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास फाइनल XL आ जाएगा 2 पाई FL। सो इस रिजल्ट से अगर आप गौर से देखें तो हमें ये चीज़ समझ आ रही है कि लो फ्रीक्वेंसीज के ऊपर इसकी रिएक्टेंस जो है वो कम हो जाती है और हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर इसकी रिएक्टेंस जो है वो ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ तक आज का आर्टिकल है, यहीं तक आपने करना है और इसके बाद हम नेक्स्ट कंबाइंड सर्किट की तरफ मूव करेंगे। और थैंक यू वेरी मच, आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।